गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ओनली वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग टू द स्कूल लाइब्रेरी। अब इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो क्वेश्चन है इसके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कोई एक ऑप्शन ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअल सही होगा। तो आप सेंटेंस को पढ़ करके आप बताएंगे इसमें ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले कैसे करते हैं क्वेश्चन को, जितने वर्ड्स आपको नीचे लिखे हैं दिस बुक बिलोंग, दीज बुक्स बिलोंग्स, नो इम्प्रूवमेंट, दीज बुक्स बिलोंगिंग, तो आपका मतलब है कि ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन होगा, दीज बुक्स बिलोंग। ठीक है, यहाँ तक मतलब तीन वर्ड्स का ये ग्रुप है जो अंडरलाइंड है। हालांकि अंडरलाइन नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है अंडरलाइन नहीं दिया होता तो अपने कॉमन सेंस से भी समझना होता है कि इसमें ए बी सी तीन वर्ड्स जो दिए हैं, वो चार वर्ड दिए हैं तो वो चार वर्ड का ही ग्रुप ऊपर रहा होगा, उसी का ही आपसे पूछा जा रहा है इंप्रूवमेंट बताइए। तो यहाँ पर तीन वर्ड्स का इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, दीज बुक्स बिलोंग सही है या दिस बुक बिलोंग सही है, कि जो भी लिखा है कौन सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम दीज लिखते हैं दीज और दोज, तो दीज और दोज के साथ में नाउन प्लूरल ही यूज करते हैं। दीज और दोज के साथ में नाउन प्लूरल यूज होता है और दिस और दैट के साथ में नाउन सिंगुलर यूज होता है। तो अगर हम बात करें दीज के साथ, तो दीज के साथ ये जो बुक्स लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यहाँ पर फिर आपको देखना है, यहाँ लिखा बिलोंग, तो बिलोंग हमारी वर्ब प्लूरल नंबर में लिखी हुई है। अगर वर्ब में एस या एस नहीं लगा है तो वर्ब प्लूरल होती है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा वन है, ओनली वन। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी आप नाउन प्रोनाउन लिखते हो आप लोगों को पहले से पता है कि वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट हमारा वन है, वन सिंगुलर नंबर में है, जो सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, एस या एस लगाने से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आप सेंटेंस लिखेंगे तो कौन सा आंसर होगा, बिलोंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दीज बुक्स बिलोंग्स। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ओनली वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग्स टू द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। बिलोंग्स जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो बुक्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। बिलोंग्स हम यूज कर रहे हैं वन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमने लिखा है वो देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, he turned a deaf ear on the advice of his parents। उसने अपने पेरेंट्स की एडवाइस को डीफ ईयर कर दिया, अनसुना कर दिया। तो डीफ ऑन दी, डीफ ईयर हो ऑन, सॉरी ऑन दी एडवाइस ऑफ, ये हमारे चार वर्ड का ग्रुप है, इसी का है आपको इंप्रूवमेंट पूछ रहा है। तो आपको बताना है टू द एडवाइस सही होता है, ऑन द एडवाइस सही होता है, ऑन द एडवाइस सही होता है, एट द एडवाइस सही होता है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमें क्या बताना है, चारों में से बताना है। तो आपको ध्यान रखना, एडवाइस के साथ में हम लिखते हैं ऑन द एडवाइस। ऑन द एडवाइस जो होता है ये बिल्कुल सही है, और वो भी स्पेलिंग याद रखना, एडवाइस में सीई वाला, क्योंकि आर्टिकल के साथ में हमें नाउन लिखना पड़ता है तो नाउन सी वाला होता है एडवाइस। अगर हम ए डी वी आई एस सी लिखेंगे तो वो वर्ब बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस वर्ड का भी ध्यान रखना है। अगर सी टी आई सी वाला लिखेंगे तो वो नाउन होता है प्रैक्टिस, और अगर हम प्रैक्टिस की स्पेलिंग में लास्ट में एस सी लिख देंगे तो वो वर्ब हो जाता है। ठीक है, तो एडवाइस की जो स्पेलिंग है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर एडवाइस में एस लगा दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, और एडवाइस के साथ में जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो ऑन यूज करेंगे, टू नहीं यूज करेंगे, तो ये भी गलत है। अच्छा, ऑन द एडवाइस जो लिखा है वो पहले से सही लिखा है, जब पहले से सही लिखा है तो बी पार्ट को करेक्ट ना करके नो इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द एडवाइस जब खुद सही लिखा है तो हमें बी लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो बताइए, नहीं है तो आपको आंसर नंबर डी टिक करना है। तो नो इम्प्रूवमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईच वन ऑफ देम वर वियरिंग अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन। ईच वन ऑफ देम वर वियरिंग
अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन। अब देखो ध्यान से इस सेंटेंस को, इसमें लिखा है ईच वन ऑफ देम। तो ईच वन कैसा वर्ड होता है, सबको पता है। ईच एवरी जो होते हैं सिंगुलर नंबर में यूज किए जाने वाले नाउन प्रोनाउन होते हैं, सॉरी। ईच और एवरी जो होते हैं वर्ड, वो हम सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं, ठीक है। जबकि इसी की जगह ऑल का यूज हम यूज करते हैं प्लूरल नंबर के लिए। तो ईच एवरी जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो सबको पता है। जब ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे वर्ब जो हम लिखेंगे, वर्ब वो गलत लिखी हुई है, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वॉज। तो कौन सा हमारा क्लियर होगा, वॉज वियरिंग, वर वियरिंग। तो वर्ब और वॉज वियरिंग में हमें बताना, ये वॉर्न लिखा है गलत लिखा है, ये थर्ड फॉर्म में। वॉज वियरिंग हैव, ये भी गलत हो गया। और वॉज वियरिंग करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या याद रखना है, वर वियरिंग का आपको पूछ रहा था इम्प्रूवमेंट करके बताओ। तो वर वियरिंग का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ईच। ईच और एवरी जब सब्जेक्ट होता है तो ईच और एवरी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब हम सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर में जब यूज करेंगे तो वाज हो जाएगा, वर नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, अगला लिखा हुआ है, चिलीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट दैट टिंगल योर टेस्ट बड्स। ठीक है, चिलीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट दैट टिंगल योर टेस्ट बड्स। अब इसका आंसर बताना है, तो इसमें आपको क्या लिखा, विच टिंगल, हु इज टिंगलिंग, दैट टिंगल्स, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चार ऑप्शन दिए, तो ये हु इज टिंगलिंग लिखा है, ये वाहियात चीज है, इसको हटाओ। बी ऑप्शन कतई गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ हु का यूज नहीं करते। हु और हुम का यूज हम लिविंग के साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते। तो हु वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर विच और दैट लिखा हुआ है। अब विच और दैट में आपको देखना है कि विच के साथ में टिंकल टिंगल लिखा है और दैट के साथ टिंगल्स लिखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि दैट टिंगल लिखा हुआ है, इसी के बारे में हमें पूछ रहा है कि इसका इंप्रूवमेंट करके बताओ। तो होता क्या है, जब विच और दैट लिखते हैं तो उसके पहले हमारे पास में जो भी नाउन होता है सिंगुलर या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखनी पड़ती है। कैसे समझ लीजिए, दैट और विच के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा होता है, जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। अगर एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर नंबर में लिखा है तो वर्ब सिंगुलर नंबर में लिखी जाएगी। अगर एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल नंबर में है तो वर्ब हमारी प्लूरल नंबर में लिखी जाएगी। तो जो टेस्ट लिखा है, स्पाइसी टेस्ट, तो टेस्ट हमारा सिंगुलर नंबर में लिखा है, ऐसे एस नहीं लगा है, तो ये सिंगुलर हो गया। अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब हमारी किस नंबर में आएगी, सिंगुलर नंबर में। सिंगुलर नंबर में वर्ब जब लिखोगे तो वर्ब में एस लगाना पड़ता है। वर्ब में एस लगाओगे तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए भी गलत हो गया। तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, दैट टिंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओपनिंग द डोर टू हर ईच मॉर्निंग इज लाइक लेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इनटू माय वर्ल्ड। एक्चुअल में ये जो लेट लिखा है यहाँ पर लेट होना चाहिए था, टाइपिस्ट ने गलती कर दी है। यहाँ पे लेट है, सॉरी लेट LET है, लेट है, लेट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेट, अब बताओ मुझे इसमें, टू लेट, लेट, लेटिंग, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये टू लेट लिखा है, ध्यान रखना। टू लेट, एक आपका टू लेट होता है और टॉयलेट भी एक होता है। ठीक है, तो वो अलग है। टू लेट का मतलब आप लोग जानते हो कि किराए पर देना होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है। ये टू लेट जो लिखा है, ये TO और लेट, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। टू लेट की स्पेलिंग होती है TOO वाला। टू लेट ये जो लिखा हुआ है ये कोई एक्सप्रेशन अनग्रामेटिकल है, ये तो आपका होता ही नहीं है। ठीक है, और टू लेट जो दूसरा वाला बताया, इसका मतलब किराए पर देना, तो ये टू लेट हो गया। ये लेट लिखा है, ये लेटिंग लिखा है, नो इम्प्रूवमेंट लिखा है। तो अब आप पहले देखेंगे वहां पर करना क्या है। आपको यहाँ पर लेट सही लिखना है कि सही यहाँ पे करना है लेट को, तो कैसे करेंगे, टू लेट से या लेट से, लेटिंग से। तो आप इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा लाइक। लाइक जो होता है ना, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है। ठीक है, और लाइक हमारा जो होता है प्रेपोजिशन भी होता है। जब लाइक प्रेपोजिशन होता है तो प्रेपोजिशन के सेंस में लाइक का मतलब सिमिलरिटी दिखाना हो गया। आई लाइक माई ब्रदर,
एम वांट टू स्टडी। इस तरीके से सिमिलरिटी दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे हम, लाइक। दूसरा लाइक हमारा जो होता है वर्ब होता है, जब वर्ब होता है तो लाइक का मतलब पसंद करना हो गया। तो अब जो यहाँ पे लाइक जो लिखा हुआ है ना, ये वर्ब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इज एम आर के साथ में अगर ये वर्ब होता तो आईएनजी फॉर्म में लिखा होता। इज एम आर के साथ में कोई भी वर्ब लिखी जाती है या तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है, या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। फिर से ध्यान से समझ लेना, इज एम आर के साथ में कोई भी वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी या थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। और चूंकि यहाँ पर इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में लिखा लाइक, तो इसका मतलब ये लाइक हमारा प्रेपोजिशन के अलावा ये कभी वर्ब नहीं हो सकता। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में अगर हम कोई वर्ब यूज करेंगे तो किस फॉर्म में लिखना पड़ता है? प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ब यूज करेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी में सी ऑप्शन। तो याद रखना है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब यूज की जाएगी तो वो जीरंड केस में यूज की जाती है। जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? स्मॉल डिजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डेज एंड कम आउट ओनली एट नाइट। बरो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऐसे प्लेसेस जो अंडरग्राउंड रह रहे हैं, उनको बोलते हैं बरो। ठीक है, तो स्मॉल डिजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डेज एंड कम आउट ओनली एट नाइट। अब इसमें आपके चार ऑप्शन है, विद इन द डेज, ड्यूरिंग द डेज, नो सब्स्टिट्यूट और बिटवीन डेज। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर बताना है सभी को। तो देखो, इसमें अगर विद इन द डेज ड्यूरिंग द डेज पूछ रहा है तो इससे आप क्या आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर हमें अक्रॉस द डेज का, अक्रॉस द डेज का ही आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो अक्रॉस द डेज का इम्प्रूवमेंट जब करोगे तो क्या आना चाहिए? तो यहाँ आप सबको पता है प्रेपोजिशन की गलती है। इसमें जो गड़बड़ी है वो किसकी गड़बड़ी है? प्रेपोजिशन की। स्मॉल डिजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड कब रहते हैं? अंडरग्राउंड रहते हैं दिन के समय। तो दिन के समय बताना है तो क्या लिखेंगे? विद इन द डेज, ड्यूरिंग द डेज। ड्यूरेशन दिखाना ना, तो ड्यूरेशन दिखाने के लिए ड्यूरिंग ही बनाए। ड्यूरेशन इज द प्रेपोजिशन ऑफ ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग यहाँ पर ड्यूरेशन लिखाने के लिए हम ड्यूरिंग लिख लेते हैं। तो ड्यूरिंग हमारा प्रेपोजिशन यहाँ सही है, क्योंकि दिन के दौरान वो रहते हैं अंडरग्राउंड अपने घरों में, और रात में वो निकल के बाहर आते हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉस लिखा है वो क्रॉस हट जाएगा, उसकी जगह पे हमें ड्यूरिंग लिखना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो गया बी। अगला क्या कह रहा है? आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन दी कार। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड, आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड मतलब मैंने शायद ड्रॉप किया होगा, छोड़ दिया होगा ग्लव्स, मेरे ग्लव्स में से एक ग्लव। कहाँ छोड़ दिया? कार में। कार में कोई एक ग्लव्स उसका छूट गया होगा, तो उसी के लेकर के बोल रहा है आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार। तो क्या इसमें करना है? एनी, द, एन। अब यहाँ पे किसको अंडरलाइन करना है? द को। इन एनी कार, इन द कार, इन एन कार, नो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही लिखा है, द जो लिखा है इन द कार। जो कार है वो पहले से डेफिनेट है, तो द तो वैसे भी नहीं आना। एनी कार लिखोगे तो एनी कार जो कह रहा है पर्सन आई, जो पर्सन आई कह रहा था उसको पता ही है हमारी कार कौन सी जिसमें ग्लव्स वो छोड़ रखा होगा। तो एनी का मतलब ये हो गया कि कोई भी कार में। तो इसका मतलब वो कोई ऑब्लिवियस पर्सन नहीं है, भुलक्कड़ आदमी नहीं है जिसको कार ही नहीं पता है, तो ग्लव्स कैसे जानेगा वो? तो ऐसा तो है नहीं कि उसके मति भ्रष्ट है उसकी। तो आई के साथ में एनी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट ही गलत हो जाएगा। एन लिख नहीं सकते, कार के साथ एन नहीं लगता है, एन लगता है वॉवेल साउंड के साथ। तो एन भी नहीं आएगा ना ए आएगा, नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है अगर आ गए एसएससी वगैरह में
तो सब पास हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, सब पास होंगे इसमें। फिर तो नौकरी पीछे पीछे घूमेगी। बट वी एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म बेटर देन ऑल अदर्स। अब इसका आंसर क्या होगा? इसमें बहुत इजी क्वेश्चन, देखो इसमें साफ साफ क्या दे रखा है, यहाँ पे कॉमा के बीच में जो लिख दिया टू परफॉर्म। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये, देख के बता देने लायक क्वेश्चन है भाई। कि टू लिखा है तो टू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर ये भी ना कोई बता पाए तो समझ लो उसके दिन कैसे हैं, बहुत खराब। ठीक है, डॉग डेज मान के चलो, टू परफॉर्म, कितना करेक्ट आंसर इसका? टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सबको पता है इन्फिनेटिव का रूल होता है। इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन का काम करता है, नॉन फाइनाइट चैप्टर में उसको पढ़ने को मिलता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव बोला जाता है। और जब इन्फिनेटिव है तो टू के साथ में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही तो लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, परफॉर्म हो गया, परफॉर्म्स लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू हेयर टुडे, यहाँ पर खरगोश लिख दिया हेयर को। भाई ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, खरगोश नहीं है ये, यहाँ प्लेस की बात कर रहा है। आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू, मैं आपको यहाँ खरगोश बनकर देखते हुए बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हेयर लिखो, प्लेस की बात कर रहा है। आई एम वेरी मच प्लीज्ड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको देख करके यहाँ पे आज। तो ये आपका सेंटेंस का मीनिंग है। अब इसमें पूछ रहा है वेरी मच प्लीज्ड, इसको लेकर के तुमसे क्वेश्चन कर रहा है कि वेरी मच प्लीज्ड सही होता है या गलत होता है। तो वेरी प्लीज्ड, वेरी प्लीजिंग, टू मच प्लीज्ड और नो इम्प्रूवमेंट। देखो जो सी ऑप्शन है वो कतई गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है? क्योंकि टू मच प्लीज्ड जब लिखोगे ना तो प्लीज्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ में हम टू मच का यूज ना करके मच टू का यूज करते हैं, ध्यान रखना। टू मच और मच टू एडवर्ब चैप्टर में पढ़ने को मिलते हैं, टू मच एंड मच टू। जो टू मच होता है वो नाउन के साथ यूज किया जाने वाला डिटरमिनर है, और मच टू का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। ठीक है, तो ये बात पहले से जान लेना। टू मच का यूज नाउन के साथ, मच टू का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। जैसे मैं कहूँ ब्यूटी, तो ब्यूटी हमारा नाउन होता है, तो नाउन के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे टू मच ब्यूटी, सी हैज टू मच ब्यूटी, उसके अंदर बहुत सुंदरता है। ठीक है, अगर मान लो मैं कहूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के साथ में हमें लिखना पड़ता है मच टू ब्यूटीफुल, तो मच टू का यूज करना पड़ेगा एडजेक्टिव के साथ, और टू मच का यूज करना पड़ेगा नाउन के साथ। तो ये जो लिखा है एडजेक्टिव के साथ उल्टा लिख दिया टू मच, जो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। वेरी प्लीजिंग लिखा है, एक्चुअल में वो खुद खुश है। अगर कोई पर्सन किसी को खुश कर दे तो आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है। जैसे कोई कहे कोई पर्सन है वो दूसरों को इंटरेस्ट देता है, तो हम कहेंगे इंटरेस्टिंग पर्सन, और अगर वो पर्सन खुद ही इंटरेस्ट में है तो लिखेंगे इंटरेस्टेड। तो आईएनजी जब वर्ब में लगता है तो इसका मतलब वो पर्सन दूसरों को कोई ना कोई परफॉर्म करता है एक्शन को, तो कोई एक्शन परफॉर्मर होगा तो हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, और अगर परफॉर्मर ना होकर वो रिसीवर है एक्शन का तो हमें ईडी फॉर्म लिखना पड़ती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, तो इसका मतलब खुश ये खुद है आई, ना कि इसने किसी को खुश किया है, तो आईएनजी वाला केस यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो वेरी प्लीजिंग भी गलत। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, आई एम वेरी मच प्लीज्ड। ठीक है, अब इसमें वेरी प्लीज लिखा है और वेरी मच प्लीज लिखा है, तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो देखो ध्यान रखना कि वेरी का यूज जनरली प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में लिखी हो। ठीक है, और मच का यूज हम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ईडी वाली फॉर्म। तो कायदे से अगर हम वेरी प्लीज लिख दें तो इसमें क्या है, प्लीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल साथ मच लिखा जाता है, वेरी का यूज करते नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और करेक्ट ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लीज्ड लिखा है, ये हमारा एडजेक्टिव है, वो पास्ट पार्टिसिपल में लिखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल में है तो इसके लिए हमें मच लिखना पड़ेगा, तो मच सही लिखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और ये भी टेंडेंसी में छोड़ देनी चाहिए, हर एक सेंटेंस में एरर या हर एक सेंटेंस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कई सेंटेंस ऐसे भी होता है जो नो इम्प्रूवमेंट भी होते हैं,
उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो अपने आप से ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में गलती निकालने का आदत हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नोइंग द पर्टिकुलर थिंग्स दैट मोटिवेट ईच पर्सन हेल्प यू एड पावर टू दियर मोटिवेशन। knowing the particular things that motivate each person help you add power to their motivation। देखो इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, हेल्प से लेकर के पावर तक, हेल्प से लेकर के यहाँ तक। अब इस सेंटेंस के लिए आपके पास में ऑप्शन दिया है, हेल्प यू एडिंग पावर, हेल्प यू टू ऐड पावर, हेल्प्स यू ऐड पावर और नो इम्प्रूवमेंट। तो आप सबसे पहले हेल्प के बारे में देखो, हेल्प लिखें हेल्प्स लिखें, और मुझे लगता है अगर हेल्प्स लिखना इसमें पॉसिबल हो गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हेल्प्स लिखना पॉसिबल है तो इसका मतलब ऐसे ये अगर हमने लगा दिया तो इसका मतलब फिर करेक्ट ऑप्शन सी हो ही जाएगा, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या सोचना है, यहाँ पे सोचना ये है कि हेल्प जो वर्ब है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। वर्ब जो हेल्प लिखी है सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हेल्प में ऐसे एस लगेगा तो प्लूरल सिंगुलर होती है, नहीं तो ये वर्ब प्लूरल लिखी हुई है। और अगर हेल्प्स लिख दोगे तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, अच्छा, और हम लोग ऐसा रट के चलते हैं कि जहां एस लग जाए वो प्लूरल होता है, नाउन में एस लग जाए तो प्लूरल होता है, वर्ब में एस लग जाए तो सिंगुलर होता है। और हम लोग अंधाधुंध क्या पढ़े होते हैं कि जहां भी एस लगे वो सब प्लूरल, ऐसा नहीं। नाउन में एस लगने पे प्लूरल होता है, वर्ब में एस लगने पर सिंगुलर होता है। हालांकि और भी तरीके होते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के। ठीक है, जो नॉन ब्रिटिश वर्ड्स होते हैं उनके सिंगुलर प्लूरल इस तरीके से बनते भी नहीं है, उनके साथ में अम लग जाता है, ए लग जाता है, एस आई एस लगता है, तमाम प्रकार की चीजें उसमें। तो हेल्प का हेल्प्स लिखा है इसमें। अब इसमें हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि वर्ब सिंगुलर लगाना प्लूरल लगाना वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है हेल्प, इसके पहले हमने लिखा है नोइंग द पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर चीजें जान के, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा नोइंग है। नोइंग कैसा है, एक सिंगल एक्टिविटी है, ये सिंगल एक्टिविटी है, जीरन के केस में लिखी हुई है। अगर कोई सिंगल एक्टिविटी है तो इसका मतलब क्या है, वो सिंगुलर हो गई। अगर वो सिंगुलर हो गई तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, हेल्प्स लिख दोगे, तो हेल्प्स लिख दोगे तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। बाकी ए बी ऐसे ही गलत हो गए, सब में हेल्प लिखा है हेल्प्स है ही नहीं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फिर से समझ लो कि हेल्प का हेल्प से लिख देंगे इस वजह से क्योंकि जो वर्ब हमारी ये है उसका सब्जेक्ट हमारा कौन है, नोइंग दी पर्टिकुलर थिंग्स। क्योंकि स्टार्टिंग नोइंग से किया है, नोइंग क्या है, नोइंग हमारा सिंगुलर नंबर का एक्टिविटी है। अगर कोई सिंगुलर एक्टिविटी है तो वो सिंगुलर ही मानी जाएगी, और उसके साथ जो वर्ब यूज करोगे वो भी सिंगुलर होगी। और सिंगुलर वर्ब का बनती जब एस लगता है, और एस का ऑप्शन सिर्फ एक ही है सी में, तो वही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका है। चाहे आप इसको थोड़ा और मैं दूसरे क्वेश्चन से बताना चाहता हूँ, इजी तरीके से समझ लो। जैसे लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग इज या आर और बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना होता है। तो इसका मतलब सीइंग जो लिखा है ना, ये सिंगल एक्टिविटी है, सिंगल एक्टिविटी है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो इज लिखेंगे, आर तो नहीं लिख देंगे। तो जब आपको पता है कि जब हम कुछ सिंगुलर एक्टिविटी लिखोगे तो वो सिंगुलर मानी जाएगी, सिंगुलर मानी जाएगी तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो वैसे यहाँ पर सिंगुलर एक्टिविटी है, सिर्फ क्या है, नोइंग करना, जानना पर्टिकुलर चीजें जो मोटिवेट करती है हर पर्सन को, वो हेल्प करेगी आपको आपकी मोटिवेशन की पावर को ऐड करने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोइंग के अकॉर्डिंग हेल्प का हेल्प्स। ठीक है, अगला भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर बताएंगे। द इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट अ बेनिफिट्स by adding domestic violence prevention approaches to current government policy। The India consensus study highlight
बेनिफिट्स बाय एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोचेस टू करंट गवर्नमेंट पॉलिसी। ये करेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें तुम्हें बताना है कहां से कहां तक। तो आप देखो, हाईलाइट हाईलाइट बेनिफिट्स और बाय एडिंग, यहां तक आपको देख के बताना है। तो इंडिया कंसेंसस स्टडी, अब सबको पता है